हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुमार गौरव सर के द्वारा जो पुस्तक लॉन्च किया गया है निःशुल्क जीके जीएस का। इसका नाम है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र सुदर्शन चक्र इसका हम आज इतिहास का सेट देखेंगे, जिसमें इतिहास है, इतिहास हो गया, भारत और विश्व का भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, विज्ञान हो गया और विविध हो गया। जिसमें हम आज इतिहास का सेट देखेंगे जो पृष्ठ संख्या 4 से 8 तक है। इसको सारे हम कवर करेंगे हिस्ट्री के। इसके बाद भारत और विश्व का भूगोल करेंगे, फिर इसके बाद राज्य व्यवस्था करेंगे, या इसके बाद अर्थव्यवस्था करेंगे, और इसके बाद साइंस करेंगे, और इसके बाद लास्ट में विविध देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इतिहास और देखते हैं। भारतीय इतिहास में आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल का आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल हो गया, नदी हो गया, उत्खनन करता हो गया और उस वर्ष हो गया। स्थल हो जाएगा, नदी हो जाएगा, उद्घाटन करता हो जाएगा यानी कि उत्खनन करता और वर्ष हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। और इसका जो खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी घाटी के किनारे है, और इसका खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। अगला है लोथल। लोथल भगवा नदी के तट पर SR राव के द्वारा खोज किया गया था। कब किया गया था? तो 1957 से 58 में किया गया था। अगला है कालीबंगा। घाघर नदी हो जाएगा। इसका खोजकर्ता अमलानंद घोष के द्वारा कब किया गया था? 1951 से 52 में किया गया था। अगला है रोपड़। रोपड़ किस नदी किनारे है? तो सतलज नदी किनारे है। इसका खोजकर्ता कौन हो जाएगा? जगदत्त शर्मा ने किया था 1953 से 56 में। अगला है कोटद्दी। कोटद्दी हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर, जिसके खोजकर्ता फजल अहमद खां 1953 में किया था। अगला है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, जिनके खोजकर्ता NG मजबूदार 1930 से 31 में किया था। अगला है रंगपुर। रंगपुर किस नदी के तट पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मादर। मादर नदी हो जाएगा, और खोजकर्ता हो जाएगा MS वत्स के द्वारा 1931 में किया गया था। अगला है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हो जाएगा हिंद नदी के तट पर, जगदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में किया गया था। अगला है सुतका गेंडोर। दासक नदी के तट पर ऑरेल स्टाइन ने 1927 में किया था। और इसके बाद है वनवाली। रंगोई नदी के तट पर रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 से 74 में। अगला है और लास्ट है धौलावीरा। मनहा नदी के तट पर रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1990 से 91 में खोज किया गया था। हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक। तो हड़प्पा सभ्यता जो हो जाएगा उत्तर में मांडा, यानी कि उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के तट पर, और दक्षिण में हो जाएगा दैमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी के तट पर, और पूरब में हो जाएगा आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है हिंड नदी के तट पर, और पश्चिम में हो जाएगा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान द्वासक नदी के तट पर। इसका जो विस्तार है हड़प्पा सभ्यता का, उत्तर में हो जाएगा मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, और पश्चिम हो जाएगा सुतका गेंडोर। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, तो क्षेत्र हो जाएगा और पूरा स्थल हो जाएगा। तो अफगानिस्तान में हो जाएगा सोर्तघोई व मुंडिक्याक, और बलूचिस्तान हो जाएगा पाकिस्तान सुतका गेंडोर, सुतका को बालाकोट और मेहरगढ़। और अगला है सिंध। सिंध कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटद्दी और जुदीर जोरदरा। अगला है पंजाब। हड़प्पा हो जाएगा, गनवेरी लाल हो जाएगा, रहमान ढेरी हो जाएगा, सरायखेला हो जाएगा, जलीलपुर हो जाएगा और गुमला हो जाएगा। बात करते हैं पंजाब। पंजाब में हो जाएगा रोपड़, संघोल व बाड़ा।
हरियाणा में हो जाएगा बनवाली, मिताथल, राखी गढ़ी, बालू और कुनाल। और राजस्थान में हो जाएगा कालीबंगा, पीलीबंगा। और उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर और हुलास। और गुजरात में कच्छ का रण, धौलावीरा, सुरकोटदा, देसलपुर। खंबात की खाड़ी में हो जाएगा रंगपुर, लोथल, रोजदी, कुंतासी, नागेश्वर, प्रभास पाटन, तेलेद, नगवाड़ा, शिकारपुर, मेघम, भगवतराव और जूनी कुरीन। और महाराष्ट्र में हो जाएगा दैमाबाद, महाराष्ट्र में दैमाबाद। अगला पॉइंट है नदियों के प्राचीन एवं नवीन नाम। नदियों के प्राचीन एवं नवीन नाम। प्राचीन नाम हो जाएगा इधर और आधुनिक नाम। बेतास्ता का प्राचीन नाम बेतास्ता और इसका आधुनिक नाम क्या हो जाएगा झेलम। और किसनी का कौन सा हो जाएगा चिनाब। बिपाशा का हो जाएगा ब्यास नदी। परुष्णी का हो जाएगा रावी। शत्रुंधि का हो जाएगा सतलज। कुंभा का हो जाएगा काबुल। कुरुम्बू का हो जाएगा कुर्रम। और गोमती का हो जाएगा गोमल। और दृष्टदर्शी का हो जाएगा घग्घर या रची चिंतक नदी। बात करते हैं प्रमुख बौद्ध संगीति का। प्रमुख बौद्ध संगीति, तो चलिए देखते हैं प्रमुख बौद्ध संगीति। प्रथम संगीति हो गया था राजगिरी में हुआ था। कब हुआ था तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, जो हर्यक वंश का राजा था। और इसका अध्यक्ष कौन था महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष हो जाएगा महाकश्यप। स्थान हो जाएगा राजगिरी में हुआ था। कब हुआ था तो 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में हुआ था तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था तो वैशाली में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था तो कालाशोक कौन था शिशुनाग वंश के शासक था। और इसका जो अध्यक्ष था सबकामी था। यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष सबकामी हो जाएगा। कहाँ हुआ था तो वैशाली में हुआ था। कब हुआ था तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अब बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति का। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था 250 ईसा पूर्व में किया गया था। तो किसके शासनकाल में अशोक के शासनकाल में। अशोक कौन था तो मौर्य वंश का शासक था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था तो मोगली पुत्र तीस्त ने किया था। यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष हो जाएगा मोगली पुत्र तीस्त ने किया था। और किसके शासनकाल में हुआ था तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। और 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र यानी कि पटना में हुआ था। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। और कब हुआ था प्रथम शताब्दी में हुआ था। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। जिसका अध्यक्षता किसने किया था वसुमित्र ने किया था। और किसके शासनकाल में हुआ था तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। अब अगला पॉइंट देखेंगे महाजनपद। अगला पॉइंट है महाजनपद। महाजनपद में हो जाएगा स्रोत और विवरण। अष्टाध्यायी का विवरण देखेंगे हम तो लेखक हो जाएगा पाणिनि। इसमें 40 जनपदों का वर्णन मिलता है। अगला है धार्मिक साहित्य बौद्ध एवं जैन। तो बौद्ध साहित्य के अनुसार हो जाएगा अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपद। और जैन साहित्य में हो जाएगा भगवती सूत्र 16 महाजनपद। बात करते हैं सब महाजनपद की तो राजधानी हो जाएगा और महाजनपद हो जाएगा। तो सबसे पहले है मगध। मगध का राजधानी कहाँ था गृहब्रज यानी कि राजगृह और पाटलिपुत्र मगध का राजधानी था। दूसरा है काशी का राजधानी था वाराणसी। तीसरा है वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। चौथा हो जाएगा अंग महाजनपद का राजधानी था चंपा। और पांचवा हो जाएगा कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती यानी कि अभी के समय में अयोध्या या साकेत। छठा हो जाएगा वज्जी का हो जाएगा विदेह या मिथिला। सातवां हो जाएगा मल का था कुशीनीरा यानी कि पावा। आठवां हो जाएगा कम्बोज का कहाँ हो जाएगा राजपुर यानी कि हाटक। राजपुर या हाटक। अगला है 9 नंबर
गंधार, गंधार का हो जाएगा तक्षशिला। 10वां हो जाएगा शूरसेन, शूरसेन का हो जाएगा मथुरा। 11 है अस्मक, अस्मक का हो जाएगा पोटन या पोटली। 12 हो जाएगा अवंती, अवंती हो जाएगा उत्तरी अवंती उज्जैनी और दक्षिणी अवंती महिष्मती। अगला है 13 नंबर मत्स्य, मत्स्य का राजधानी हो जाएगा विराटनगर और कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ और चेदी का हो जाएगा शक्तिमत्री सोथिवती। और लास्ट हो जाएगा 16 पंचाल का पंचाल, उत्तरी पंचाल हो जाएगा अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल हो जाएगा कामीपल्ल। अगला पॉइंट है राजवंश, संस्थापक और राजधानी, यानी कि किस राजवंश का कौन सा संस्थापक था और उसकी राजधानी कहाँ थी। तो बात करते हैं सबसे पहले मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश का संस्थापक था और चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग, जिसकी राजधानी था वैशाली। अगला है नंद वंश, जिसका संस्थापक था महापद्म नंद, जिसकी राजधानी था पाटलिपुत्र। अगला है शुंग वंश, शुंग वंश की राजधानी था पाटलिपुत्र, जिसका संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। अगला है हर्यक वंश, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, बिंदुसार नहीं बिंबिसार, जिसकी राजधानी थी राजगिरी। अगला है सातवाहन वंश, जिसका संस्थापक था सिमुक, जिसका राजधानी कहाँ था प्रतिष्ठान। अगला है कन्नौ वंश, कन्नौ वंश का संस्थापक वासुदेव, जिसका राजधानी था पाटलिपुत्र। अगला है कुषाण वंश, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस, जिसकी राजधानी थी पुरुषपुर। अगला है गुप्त वंश, गुप्त वंश का हो जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, जिसका राजधानी था पाटलिपुत्र। अगला है हुन वंश, हुन वंश का संस्थापक था तुर्मनी, जिसका राजधानी था सलायकोट। अगला है वर्धन वंश, वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति, जिसकी राजधानी थी थानेश्वर। अगला है पांड्य वंश, जिसका संस्थापक था नेडियन, जिसकी राजधानी थी मदुरै। अगला है चोल वंश, चोल वंश का संस्थापक विजयालय, जिसकी राजधानी कहाँ था तंजौर। अगला पल्लव वंश, पल्लव वंश का संस्थापक था शिववर्मन चतुर्थ और राजधानी हो जाएगा कांचीपुरम। अगला है और लास्ट है राष्ट्रकूट वंश, जिसकी राजधानी था दंतीदुर्ग, जिसका संस्थापक था दंतीदुर्ग और राजधानी हो जाएगा मानेखेत। अगला है चालुक्य वंश, चालुक्य वंश अभी और है, इसमें लास्ट नहीं था। चालुक्य वंश यानी कि कल्याणी, जिसका संस्थापक कौन था तैलप द्वितीय, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी मानेखेत कल्याणी। और अगला है चालुक्य बादामी, चालुक्य में 3 लोग हैं, चालुक्य में बादामी, जिसका संस्थापक था जयसिंह प्रथम, जिसकी राजधानी कहाँ थी वातापी, यानी कि चालुक्य बादामी का संस्थापक जयसिंह प्रथम और राजधानी हो जाएगा वातापी। अगला है चालुक्य वेंगी, चालुक्य वेंगी का संस्थापक हो जाएगा विष्णुवर्धन, चालुक्य वेंगी का कौन हो जाएगा विष्णुवर्धन हो जाएगा और राजधानी कहाँ हो जाएगा वेंगी। अगला है होयसल वंश, होयसल वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन, जिसका राजधानी हो जाएगा द्वार समुद्र। अगला है यादव वंश, यादव वंश का हो जाएगा संस्थापक विलभ फाइव, जिसकी राजधानी हो जाएगा देवगिरी। अगला है कदम्ब वंश, कदम्ब वंश का संस्थापक हो जाएगा मयूर शर्मन, राजधानी हो जाएगा बनवासी। अगला है काकतीय वंश, काकतीय वंश का संस्थापक हो जाएगा बीटा प्रथम और राजधानी हो जाएगा अमकोंड, कहाँ हो जाएगा अमकोंड। अगला है गंग वंश, गंग वंश का संस्थापक हो जाएगा ब्रजहस्त पंचम और राजधानी हो जाएगा कुलाल एवं तलकांड। अगला है पाल वंश, पाल वंश का संस्थापक हो जाएगा गोपाल, पाल वंश का संस्थापक गोपाल, जिसकी राजधानी मुंगेर थी। सेन वंश, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन, राजधानी लखनऊती। अगला है वर्मन वंश यानी कि कामरूप, जिसका संस्थापक था पुष्यवर्मन, जिसकी राजधानी हो जाएगा प्रागज्योतिषपुर, कहाँ हो जाएगा प्रागज्योतिषपुर। अगला है गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम, जिसकी राजधानी हो जाएगा कनौज। अगला है गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश का संस्थापक हो जाएगा चंद्रदेव, जिसकी राजधानी कहाँ थी कनौज।
अगला है चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक हो जाएगा वासुदेव, जिसकी राजधानी थी अजमेर। कहाँ थी? अजमेर। अगला है परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक हो जाएगा उपेंद्र और राजधानी हो जाएगा धारा नगरी। क्या हो जाएगा? धारा नगरी। अगला है चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक हो जाएगा ननकू। कहाँ हो जाएगा? कौन हो जाएगा? ननकू, जिसकी राजधानी हो जाएगा खजुराहो। अगला है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा? अहिलवाड़, अहिलवाड़। अगला है कुलचूरी वंश। अगला है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश का संस्थापक हो जाएगा कोकल, जिसकी राजधानी हो जाएगा त्रिपुरी। अगला है गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी राजधानी दिल्ली। अब हो जाएगा सालू वंश। सालू वंश का संस्थापक नरसी, जिसकी राजधानी विजयनगर। अगला है तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक, जिसकी राजधानी हो जाएगा दिल्ली। अगला है सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक ख्रीज खां, इसकी भी राजधानी दिल्ली था। अगला है लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, जिसकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। अगला है संगम वंश। संगम वंश का संस्थापक हरिहर बुक्का, जिसका राजधानी कहाँ था? विजयनगर। अगला है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली था। इसके बाद है तुलु वंश। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह, जिसकी राजधानी कहाँ थी? विजयनगर। अगला है आरवीडी वंश, जिसका संस्थापक तिरुमल, राजधानी हो जाएगा पेनुकोंडा। अगला है बहमनी वंश। बहमनी वंश का संस्थापक हो जाएगा हसन गंगू। हसन गंगू, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा? गुलबर्गा, बिदर। अगला है आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश का संस्थापक आदिल शाह, जिसकी राजधानी हो जाएगा बीजापुर। कहाँ हो जाएगा? बीजापुर। अगला है निजाम शाही। निजाम शाही का संस्थापक हो जाएगा मलिक अहमद। कौन हो जाएगा? मलिक अहमद, जिसका राजधानी कहाँ हो जाएगा? अहमदनगर। अगला है मुगल वंश। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। बाबर का राजधानी कहाँ था? दिल्ली। अगला है भोसले वंश। भोसले वंश का संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसकी राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। अब मॉडर्न हिस्ट्री से देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यानी कि INC का संस्थापक कौन था? संस्थापक था एवो हुम, यानी कि एलेन ऑक्टियम हुम। कब किया था? तो 1885 में इसका स्थापना किया था। ठीक है। अब कांग्रेस के गठन से संबंधित विभिन्न सिद्धांत, यानी कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जो कांग्रेस के गठन से संबंधित है। तो पहला है, सबसे पहले सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। सबसे पहले कौन है? सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो लाला लाजपत राय। यह सूत्र जो कहाँ से लिया गया था? तो यंग इंडिया से लिया गया था। अगला है षड्यंत्र सिद्धांत। षड्यंत्र सिद्धांत जो है, अब इसका प्रतिपादक कौन था? प्रतिपादक था इसका RP दत्त। कौन था? RP दत्त। अगला है लाइटिंग कंडक्टर सिद्धांत। लाइटिंग कंडक्टर सिद्धांत, इसका जो प्रतिपादक है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है कांग्रेस के गठन के समय वायसराय, यानी कि कांग्रेस का जब गठन हुआ था उसके समय वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था वायसराय। और लॉर्ड डफरिन का कथन था, डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोही का फैक्ट्री कहा था। यानी कि किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोही की फैक्ट्री कहा गया था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोही का फैक्ट्री। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन, तो सबसे पहले 1886 की बात करेंगे। तो 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें 1886 में कलकत्ता में हुआ और इसका अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। और प्रमुख घटना क्या हो जाएगा? नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। जो नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का कॉन्फ्रेंस था, जिसका विलय हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। कब हुआ? तो 1886 में। किस अधिवेशन में हुआ? तो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ। किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता किया गया। अगला है 1887 में कहाँ किया गया? तो मद्रास में किया गया, जिसके अध्यक्षता कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष,
यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में मद्रास अधिवेशन के दौरान बनाया गया। अगला है 1888 जिसका आयोजन स्थल कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद। कहाँ किया गया? इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। इसमें प्रमुख घटना क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। यानी कि किस अधिवेशन में, यानी कि क्वेश्चन आएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कोई अंग्रेज अध्यक्ष बना? तो कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में जॉर्ज यूले को प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाया गया। और इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत ने हिंदी भाषा में भाषण दिया। यानी कि इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। अगला है 1889 का बम्बई अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने किया और इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया था। और जो विलियम वेडरबर्न है, इन्होंने इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला भी किया था। अगला अधिवेशन है 1890 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। और जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। कब किया था? तो 1890 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया था। अगला है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इसके बाद 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एब सयानी ने किया था। किसने किया था? तो रहमतुल्लाह एब सयानी ने किया था। और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम कलकत्ता का 1896 अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी ने किया था। अगला है 1905 का बनारस अधिवेशन। 1905 का बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। इसमें बंग भंग की आलोचना किया गया, यानी कि बंग भंग जो आंदोलन था उसका आलोचना किया गया। अगला है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज यानी कि स्वशासन शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मन से पहली बार किया। यानी कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। अगला है 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया। और इसी के समय 1907 में ही कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हो गया। यानी कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन गरम दल और नरम दल में कब किया गया? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में हो गया। और अगला है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने किया। और पहली बार जन गण मन गाया गया। पहली बार जन गण मन कब गाया गया? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। अगला है 1915 का बम्बई अधिवेशन। 1915 का बम्बई अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा किया गया और लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया। इस समय यह बम्बई का गवर्नर था। उस समय बम्बई का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन था। अगला है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। और इसमें जो था नरम दल एवं गरम दल का समझौता हो गया। यानी कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया। और 1916 में वापस नरम दल एवं गरम दल लखनऊ अधिवेशन में दोनों का पैचअप हो गया, यानी कि समझौता हो गया। और इसी में 1916 में ही कांग्रेस के मुस्लिम लीग और समझौता हुआ। यानी कि तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया।
यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा कब गाया गया, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अगला है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया और पहली महिला अध्यक्ष, यानी कि कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान बनाया गया। और अगला है 1920 का नागपुर अधिवेशन, 1920 का नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य के द्वारा किया गया और कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति नीति घोषित किया। अगला है 1920 विशेष अधिवेशन कलकत्ता, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया असहयोग आंदोलन की स्वीकृति हेतु। इसके बाद है 1924 का बेलगाम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया और एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, यानी कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगाम अधिवेशन जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला है 1925 का कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था और प्रथम भारतीय महिला के द्वारा किया गया है, यानी कि एनी बेसेंट थी जो कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला 1925 के कानपुर अधिवेशन के दौरान सरोजिनी नायडू ने किया था। अगला है 1927 का मद्रास अधिवेशन, 1927 का मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने किया था और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ, यानी कि 1927 में मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ और जो पूर्ण स्वाधीनता का मांग किया गया था 1927 में ही पूर्ण स्वाधीनता का मांग किया गया, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने किया था। अगला है 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया और पूर्ण स्वराज की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति। अगला है 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। इसका जो मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन इसी समय किया गया। अगला है 1936 का लखनऊ अधिवेशन, 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया। इस अधिवेशन में बताया तो 1936 का लखनऊ अधिवेशन, 1936 का लखनऊ अधिवेशन। अगला है 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया और प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, यानी कि 1937 का फैजपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था वह प्रथम अधिवेशन है जो पहली बार गांव में हुआ था। अगला है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। इसमें हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अगला है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया और गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, यानी कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से झगड़ा होने के कारण सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अगला अधिवेशन है 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया और लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे, यानी कि 1940 से 1945 तक कांग्रेस के लगातार 6 बार पद पर रहे। अगला है 1946 का मेरठ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी के द्वारा किया गया था और आज़ादी के समय था। अगला है 1948 का जयपुर यानी कि राजस्थान में
डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा किया गया और स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ था। अब बात करते हैं प्रमुख पुस्तकें की। प्रमुख पुस्तक का नाम और लेखक। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। वृषकटिकम का लेखक हो जाएगा शूद्रक। कादम्बरी का हो जाएगा वानभट्ट। भगवद गीता एवं महाभारत का हो जाएगा वेद व्यास। अष्टाध्यायी सूत्रपाठ का हो जाएगा पाणिनि। अर्थशास्त्र का हो जाएगा चाणक्य। मेघदूत का हो जाएगा कालिदास। दशकुमार चरित मानस का हो जाएगा दांडी। बुद्ध चरित्र का हो जाएगा अश्वघोष और गीत गोविंद का हो जाएगा जयदेव। अगला है शाहनामा का हो जाएगा फिरदौसी। हुमायूं नामा का हो जाएगा गुलबदन बेगम। राज तरंगिणी का हो जाएगा कलहन। पद्मावत का हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। आईने अकबरी अकबरनामा का हो जाएगा अबुल फजल। किताब उल हिंद का हो जाएगा अल बरूनी। तुजक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा का हो जाएगा बाबर। हुमायूं नामा का हो जाएगा गुलबदन बेगम। गीतांजलि का हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत भारती का हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। लाइफ डिवाइन ऐसेज ऑन गीता का हो जाएगा अरविंद घोष। अगला है कामायनी का हो जाएगा जयशंकर प्रकाश। कामायनी का हो जाएगा जयशंकर प्रकाश। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि का हो जाएगा प्रेमचंद। गीता रहस्य आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा हिंद स्वराज का हो जाएगा महात्मा गांधी। द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अब प्रमुख युद्ध देखते हैं। प्रमुख युद्ध यानी कि 10 राज्य युद्ध कब हुआ था? तो वैदिक काल में हुआ था। किनके बीच हुआ था? राजा सुदास एवं 10 राजाओं के बीच हुआ था, इसीलिए इसको 10 राज्य युद्ध कहा गया। अगला है हाइडेस्पिस। इसका हो जाएगा 326 ईसा पूर्व, जिसका किनके बीच हुआ था? सिकंदर व पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर का जीत हुआ था। और 10 राज्य युद्ध में सुदास की जीत हुई थी। राजा सुदास का जीत हुआ था। अगला है कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261 में हुआ। अशोक व कलिंग के बीच हुआ, जिसमें अशोक का विजय हुआ। इसके बाद अशोक ने अपना अस्त्र त्याग दिया और बुद्ध मार्ग पर चला। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध 1911 में हुआ। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। अगला है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। मोहम्मद गौरी व जयचंद मोहम्मद गौरी की जीत हुई। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का जीत हुआ था। अगला है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में हुआ। बाबर व राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का जीत हुआ था। अगला है तलीकोटा यानी कि राक्षस तंगड़ी का युद्ध 1565 में किनके बीच हुआ था? दक्कनी सल्तनतें व विजयनगर, जिसमें दक्कनी सल्तनतों की जीत था। अगला है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में हुआ। अंग्रेज व सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया। पानीपत का तृतीय युद्ध नहीं दिया शायद इसमें। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली व मराठा के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का जीत हुआ था। अगला है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। अंग्रेज व मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1779 के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज व हैदर अली के बीच हुआ था। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें
अंग्रेज व टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का जीत हुआ था। अगला है तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज व मराठाओं के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगला है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज व सिखों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगला है द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज व सिखों के बीच हुआ था। इसमें भी अंग्रेजों ने जीत हासिल किया था। अगला पॉइंट है अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियों। सूरत की संधि कब हुआ? 1775 में हुआ था। पुरंदर की संधि 1776 में। बड़गांव की संधि 1779 में। सालाबाई की संधि 1782 में। असान की संधि 1802 में और देवगांव की संधि 1803 में और सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुआ था। अगला है राजापुर घाट की संधि 1804 में। नागपुर की संधि 1816 में। ग्वालियर की संधि 1817 में। पूना की संधि 1817 में। मंदसौर की संधि 1818 में हुआ था। अगला पॉइंट है प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक संगठन। प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक संगठन। इधर संगठन दिया हुआ है, इधर वर्ष दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है और संस्थापक दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? धार्मिक संगठन आर्य समाज। सामाजिक संगठन भी है और धार्मिक संगठन भी है। तो आर्य समाज का संगठन कब हुआ? गठन कब हुआ? तो 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसका संस्थापक कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था, बंगाल में हुआ था, जिसके अध्यक्ष संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगला है आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना 1866 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, जिसका संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। कब किया गया था? तो 1866 में किया गया था। अगला है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का स्थापना 1814 में हुआ था, बंगाल में हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला है प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग एवं रनाडे थे, जो महाराष्ट्र में हुआ था और 1867 में किया गया था। अगला है वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी का संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे, जो न्यूयॉर्क में किए थे और 1896 में हुआ था। अगला है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था और इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। अगला है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना हुआ था 1839 में। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना हुआ था 1875 में। कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क में किया गया था और इसका जो संस्थापक था कर्नल अल्कॉर्ड मैडम व ब्लावत्स्की था। अगला है शारदा सदन। शारदा सदन का स्थापना हुआ था 1889 में, महाराष्ट्र में किया गया था, रामबाई के द्वारा किया गया था। अगला है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में हुआ था, जिसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। अगला है वेद समाज। वेद समाज का संस्थापक के श्री धरालू नायडू थे, मद्रास में किए थे और 1864 में किया गया था। अगला है मद्रास हिंदू समिति। मद्रास हिंदू समिति कब किया गया था? तो वर्ष 1904 में किया गया था, मद्रास में किया गया था और इसका जो संस्थापक था एनी बेसेंट थी। अगला है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन का स्थापना 1889 में हुआ, पंजाब में किया गया था और इसके संस्थापक थे गुलाम मोहम्मद। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1905 में, महाराष्ट्र में किया गया था और इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले।
अगला है अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना 1875 में अलीगढ़ में हुआ था, जिसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। अगला है यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन कब हुआ? 1831 में हुआ, बंगाल में हुआ। इसके द्वारा हेनरी विवियन और डेरोजियो के द्वारा हुआ था। आगे देखते हैं धर्मसभा। धर्मसभा का स्थापना 1830 में किया गया था। 1830 में किया गया था, बंगाल में किया गया था। इसका संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव। अगला है सेवा समिति। सेवा समिति का स्थापना हुआ था 1914 में, इलाहाबाद में किया गया था और हृदयनाथ कंजरू के द्वारा किया गया। अगला है पुणे सार्वजनिक सभा। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना हुआ था 1867 में। कहाँ किया गया था? पुणे में किया गया था। और किसके द्वारा? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। अगला पॉइंट है भारतीय इतिहास की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। भारतीय इतिहास की प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं यानी कि समाचार पत्र। कौन सा समाचार पत्र किसके कौन लिखे, यही है इसमें। तो देखते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में समाचार पत्र लाया गया। अगला है चंद्रपाल। चंद्रपाल के द्वारा न्यू इंडिया और लाला लाजपत राय के द्वारा पंजाबी और ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा संध्या, अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम, वरेंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा युगांतर, अजीत सिंह के द्वारा भारत माता, रामनाथ पुरी के द्वारा सर्कुलर ए आज़ादी, तारकनाथ दास के द्वारा फ्री हिंदुस्तान, एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ साप्ताहिक था और न्यू इंडिया दैनिक। एनी बेसेंट के द्वारा 2 समाचार पत्र लाया गया, जिसमें कॉमनवेल्थ जो साप्ताहिक था और न्यू इंडिया था दैनिक। कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा संजीवनी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बंगाली, अश्विनी दत्त कुमार के द्वारा स्वदेशी और महात्मा गांधी के द्वारा द इंडियन ओपिनियन 1903 में द इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा, और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कॉमरेड और महात्मा गांधी हरिजन। बात करते हैं प्रमुख वचन और नारा का। कौन सा नारा किसके द्वारा दिया गया है? करो या मरो का नारा या भारत अंग्रेज छोड़ो भारत, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय के द्वारा। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती के द्वारा। इलाहाबाद की संधि, भगत सिंह के द्वारा। और साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह के द्वारा। अगला है जय भगत, विनोबा भावे के द्वारा। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल के द्वारा। और जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। और पूर्ण स्वराज यानी कि आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और फ्रेंड्स, इसी के साथ सुदर्शन चक्र का इतिहास का सेट समाप्त हो गया है। इसके बाद हम भारत और विश्व का भूगोल देखेंगे अगले क्लास में। और फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल आयशा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और अच्छे कंटेंट ला सकें आप लोगों के बीच। थैंक यू।